विद्यार्थियों नमस्कार। मैं प्राध्यापक शांतिलाल बिश्नोई हाजिर हूँ कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य की पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 का अध्याय शमशेर बहादुर सिंह की कविता जो अध्याय नंबर 6 है उसको लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। तो यहाँ पर अध्याय नंबर 6 शमशेर बहादुर सिंह की कविता है, इसको हम आज पढ़ेंगे। और पढ़ने का जो अपना मंच है वो है SLB हिंदी ट्रिकी यूट्यूब चैनल। तो सभी विद्यार्थियों से मेरा निवेदन रहेगा कि इस चैनल के आप नियमित सदस्य बने। जो भी विद्यार्थी ये वीडियो देख रहा है, वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों को भी शेयर करें। तो बिना किसी आपका जो समय जाया किए मैं इस पाठ को शुरू करता हूँ। तो आज का अपना पाठ रहेगा शमशेर बहादुर सिंह। सबसे पहले हम कवि परिचय पढ़ते हैं। जन्म इनका 13 जनवरी 1911 देहरादून में, उत्तर प्रदेश, अब उत्तराखंड में। प्रकाशित इनकी रचनाओं की बात करें तो कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं। चूका भी नहीं मैं इतने पास अपने, बात बोले कि काल तुझसे होड़ है मेरी, और उर्दू हिंदी कोश का इन्होंने संपादन किया। सम्मान की बात करें कि इनको प्रमुख कौन कौन से सम्मान मिले, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको मिला और कबीर सम्मान सहित अन्य अनेक पुरस्कार भी इनको मिले। निधन सन 1993 अहमदाबाद में इनका निधन हुआ। इनकी चर्चित पंक्ति है और वो इस प्रकार है कि तुमने धरती का पद्य पढ़ा है, उसकी सहजता प्राण है। इनका मानना है कि धरती का पद्य यदि हम पढ़ें तो हम पाएंगे कि सहजता ही उसका प्राण है। खुद को उर्दू और हिंदी का दो आप यानी दोनों में बराबर महारत जिसको हासिल है मानने वाले शमशेर की कविता का एक संधि स्थल पर खड़ी है। तो दो आप दो धाराओं को भी कहते हैं। जिस प्रकार पंच आब 5 नदियों की धाराएं हैं तो पंजाब बना है। तो हिंदी और उर्दू दोनों पर समान अधिकार मानने वाले शमशेर की कविता एक संधि स्थल पर खड़ी है। यह संधि एक और साहित्य, चित्रकला और संगीत की है तो दूसरी ओर मूर्तता और अमूर्तता की तथा इंद्रिय और इंद्रियतर की है। जो इंद्रियों के परिधि में हो तो इंद्रिय और इंद्रियतर इंद्रियों से जो परे हो। वाक्यांश के लिए एक शब्द। विचारों के स्तर पर ये प्रगतिशील और शिल्प के स्तर पर प्रयोग धर्मी कवि शमशेर की पहचान एक बिंब धर्मी कवि के रूप में है। तो इस कविता की मुख्य बातें रहेगी कि यह कविता एक तरीके से हम देखेंगे प्रयोग धर्मी कविता है। इसमें नए नए प्रयोग किए गए हैं, इसमें नए नए बिंबों का प्रयोग किया गया है। इसकी भाषा है वो चित्रात्मक है। उनकी ये बिंब धर्मिता शब्दों से रंग, रेखा, स्वर और कूची की अद्भुत कसीदाकारी का मादा रखती है। उनका चित्रकार मन कलाओं के बीच की दूरी को न केवल पाटता है बल्कि भाषातीत हो जाना चाहता है, भाषा से भी परे। तो यहाँ पर चित्रकार शब्द आया है तो इस कविता की भाषा है वो चित्रात्मक भी है। उनकी मूल चिंता माध्यम का उपयोग करते हुए भी बंधन से दूर चले जाने की है। इसलिए वो कहते हैं कि ओ माध्यम क्षमा करना कि मैं तुम्हारे पार जाना चाहता हूँ। कथा और शिल्प दोनों ही स्तरों पर उनकी कविता का मिजाज अलग है। उर्दू शायरी के प्रभाव से संज्ञा और विशेषण से अधिक बल इन्होंने सर्वनाम, क्रिया, अव्यय और मुहावरों को दिया है। उन्होंने खुद भी कुछ अच्छे शेर कहे हैं। शेर ये भी एक साहित्य की विधा है। जिस प्रकार अपने कहते हैं ना कि दोए बोलना या श्लोक बोलना, उसी प्रकार उर्दू के रूप में देखें तो उन पंक्तियों को हम शेर कहते हैं। तो शेर से संबंधित ही बात आई है कि इसको आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। सचेत इंद्रियों का यह कवि जब प्रेम, पीड़ा, संघर्ष और सर्जन को गूंथकर कविता का महल बनाता है तो वह महल बहुत ठोस होता है और अनुगुंजों से भरा भी होता है। वह पाठक को न केवल पढ़ने के लिए आमंत्रित करती है बल्कि सुनने और देखने के लिए भी आमंत्रित करती है।
प्रयोगवाद का प्रारंभ 1943 से माना जाता है और ये प्रयोगवाद का प्रारंभ किया था सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अय्यर ने। तो प्रयोगवादी कविता शिल्प संबंधी बहुत से प्रयोग लेकर आई। मतलब जब से प्रयोगवाद का प्रारंभ होता है तो कविता में नए नए प्रयोग होते हैं और नए प्रयोगों के तहत नए बिंब आए, नए प्रतीक आए, नए उपमान से कविता के ये अंग बने। यहाँ तक कि पुराने उपमानों में भी नए अर्थ की चमक भरने का प्रयास इन प्रयोक्ताओं ने, प्रयोगवादी कवियों ने किया। अपना आस पड़ोस कविता का हिस्सा बना। प्रकृति में होने वाले परिवर्तन मानवीय जीवन चित्र बनकर अभिव्यक्त हुए। प्रस्तुत कविता, अब इस कविता का मूल प्रतिपाद्य क्या है? प्रस्तुत कविता उषा सूर्योदय से ठीक पहले के पल पल परिवर्तित प्रकृति का शब्द चित्र है। सूर्योदय से ठीक पहले किस प्रकार प्रकृति बदलती है, पल पल किस प्रकार उसका रूप बदलता है, उसका शब्दों के माध्यम से यह चित्र प्रस्तुत किया गया है। शमशेर ऐसे बिंब धर्मी कवि है। देखिए, हिंदी में बिंब धर्मी कवि के रूप में कौन जाने जाते हैं? शमशेर, जिन्होंने प्रकृति की गति को शब्दों में बांधने का अद्भुत प्रयास किया है। यह कविता भी इसका एक उदाहरण प्रस्तुत करती है। कवि भोर के आसमान का मूक दृष्टा, केवल मौन दृष्टा नहीं रहकर वह भोर की आसमानी गति को धरती के जीवन भरे हलचल से जोड़ने वाला एक सृष्टा भी है। सृष्टा, जोड़ने वाला एक सृजनहार। इसलिए वह सूर्योदय के साथ एक जीवंत परिवेश की कल्पना करता है जो गांव की सुबह से जुड़ता है। गांव के उपमान कैसे हैं? वहाँ सिल है, राख से लिपा हुआ चौका है और सलेट की कालीमा पर चाक से रंग मलते अदृश्य बच्चों के नैने हाथ है। यह एक ऐसे दिन की शुरुआत है जहाँ रंग है, गति है, भविष्य की उज्जास है और है हर कालीमा को चीर कर आने का एहसास करती उषा। तो यहाँ पर उषा का शब्द चित्र प्रस्तुत किया गया है और नए नए बिंबों के द्वारा, जिसमें हमने बिंब देखा, सिल है वो भी बिंब है, राख से लिपा हुआ चौका है, स्लेट की कालीमा है, ये सब आकाश के बिंब है। और केसर है, खड़िया चाक है, ये सब है वो उषा के बिंब है। उषा कालीन जो उजाला है उसके बिंब है। तो देखिए, आइए पढ़ते हैं आगे की कविता। अब देखिए यहाँ पर कविता का शीर्षक है उषा। प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे, भोर का नभ राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। प्रयोग धर्मी कवि, बिंब धर्मी कवि शमशेर बहादुर सिंह कहते हैं कि सूर्योदय से ठीक पहले का समय उषाकालीन समय और उस समय का जो नभ था वो बहुत नीले शंख के समान था। बहुत नीले शंख के समान था क्योंकि उसमें उजाला नहीं है, उसमें लालिमा नहीं है, तो वह बिल्कुल नीले शंख के समान दिखाई देता है। कैसा नभ? प्रातःकालीन नभ। लेकिन वो आगे कहते हैं कि भोर का नभ, सूर्योदय से ठीक पहले उषाकालीन भोर का नभ है, वो राख से लीपे हुए चौके के समान लगता है जो अभी गीला पड़ा है। कहने का तात्पर्य यह है कि राख से लिपा हुआ चौका इसलिए कहा है कि जिस प्रकार हम अपने घर का चौका राख से लीपते हैं तो उसमें राख की कालीमा होती है और जब वह चौका सूख जाता है तो उसमें थोड़ा भूरापन आ जाता है। इसलिए इन्होंने कहा कि प्रातःकालीन जो भोर का नभ है वो राख से लीपे हुए चौके के समान है, लेकिन वह चौका अभी अभी लीपा गया, अभी अभी गीला पड़ा है। कहने का अर्थ यह है कि जिस प्रकार राख से लीपा हुआ चौका गीला होता है तो उसमें कालीमा होती है, उसी प्रकार भोर के नभ में भी अभी कालीमा है, अभी अंधेरा है, वह पूरी तरीके से भूरा नहीं हुआ है, इसलिए कहा है राख से लीपा हुआ चौका। तो यहाँ पे देखिए, बहुत ही अच्छे उपमान का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। यह एक बिंब है, एक बिंब का प्रयोग किया गया है। वह किसके लिए किया गया है? भोर के नभ के लिए किया गया है। किस रूप में? राख से लिपा हुआ चौका और अभी गीला पड़ा है। इसके अर्थ को और अधिक स्पष्ट करने के लिए इसमें अंधेरे के अंश को दर्शाने के लिए कहा है कि वह गीला पड़ा है। आगे फिर कहा है कि जैसे जैसे
उषा का समय और नजदीक आता है, वैसे वैसे प्रकृति में और परिवर्तन होता है। वो कहते हैं, बहुत काली सिल जरासी लाल केसर से की जैसे धुल गई हो। कवि शमशेर बहादुर सिंह कहते हैं कि जैसे जैसे उषा का समय होता जाता है, आसमान में कुछ लालिमा फैलने लगती है। उस समय आसमान ऐसा लगता है मानो वह काली शिला हो। आसमान के लिए ये बिंब आया है क्या? काली शिला। किसके लिए? ये आया आकाश के लिए। आकाश के लिए काली शिला आया है, तो लाल केसर किसके लिए आया है? उषा कालीन जो लालिमा है उसके लिए। जिस प्रकार काली शिला होती है और उसके ऊपर लाल केसर है, वह रगड़कर उस पर घोल दी जाती है, वह केसर उस लाल शिला पर कैसी लगती है, उसी प्रकार अंधकार छाए हुए आसमान पर जब उषाकालीन लालिमा पड़ती है तो वह वैसा ही दृश्य उपस्थित करती है। फिर आगे कहते हैं, सलेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। जैसे जैसे उषाकालीन समय और नजदीक आता है, जैसे जैसे सूर्योदय का समय और नजदीक आता है, तो आसमान बच्चों के अक्षर लिखने की जो स्लेट होती है उस स्लेट के समान भूरा लगने लगता है, और उस भूरेपन में सूर्य की लालिमा, उषा की लालिमा ऐसे लगती है मानो उस पर लाल रंग की खड़िया चाक है वो मल दी गई है। मतलब कहीं पर धुंधल का अंधेरा दिखता है और कहीं पर लालिमा दिखती है, तो उस धुंधले अंधेरे में लालिमा का अंश दिखने लगता है, जिसको देखकर कवि ने उस आसमान को किस बिंब से प्रयुक्त किया? आसमान को स्लेट बिंब के रूप में प्रयुक्त किया, और उषाकालीन लालिमा के लिए जो उपमान काम में लिया वो काम लिया खड़िया चाक। तो ये प्रकृति का पल पल परिवर्तित जो परिवेश है, प्रकृति का पल पल बदलता जो स्वरूप है, उसका कदम कदम पर कवि एक स्पष्ट जो दृश्य है वो शब्दों के माध्यम से, चित्र के माध्यम से उपस्थित कर रहा है। तो यहाँ पर भाषा है वो बिंबात्मक है, भाषा है वो चित्रात्मक है। और अंतिम पंक्तियों में कवि कहता है कि नील जल में या किसी की गोर झिलमिल दे जैसे हिल रही हो। कवि कहता है कि आसमान जब सूर्योदय का समय नजदीक आ जाता है तो आसमान नीले जल से भरे हुए सरोवर के समान लगता है। यहाँ पर नील जल का मतलब है नीले जल से भरा हुआ सरोवर, उसके समान लगता है। और जो उषाकालीन लालिमा है या जो सूर्य की किरणें हैं, वह जब फैलने लगती है, जब सूर्योदय होता है ठीक ठीक उस वक्त, तो वह हवा में हिलती हुई प्रतीत होती है। तो वह उषा की लालिमा की किरणें हवा में हिलती हुई प्रतीत होती है। तो आसमान पर जब वो इस प्रकार हिलती है, उसको देखकर लगता है कि आसमान नीले जल का सरोवर है, और वो जो लालिमा की जो किरणें हैं वह किसी गोर वर्ण युवती का शरीर है जो उस सरोवर के अंदर झिलमिलाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बहुत बढ़िया उपमान का, बहुत बढ़िया बिंब का यहाँ पर इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पर गोर झिलमिल दे है वो उषाकालीन जो लालिमा की किरणें हैं उसके लिए आया है, और नील जल है वो नीले आसमान के लिए प्रयुक्त हुआ है। और कवि अंत में कहता है, और डैश 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 लगाया, इसका मतलब और सब कुछ बदलने वाला है, और बहुत कुछ कवि कहना चाहता है। कवि कहता है, जादू टूटता है इस उषा का अब, क्योंकि अब सूर्योदय हो रहा है। कवि कहता है कि जो ये आपके सामने पल पल परिवर्तित जो प्रकृति परिवेश चल रहा था, एक आकर्षण चल रहा था, एक जादू चल रहा था, ये जादू उस समय समाप्त हो जाता है जब सूर्योदय परिपूर्ण रूप में अपने सामने आ जाता है। तो जैसे ही सूर्योदय होता है तो ये उषा का जादू या उषा के जादू का जो खेल अब तक चल रहा था वह समाप्त हो जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये थी कविता, जिसका प्रसंग लिखने में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए और विशेष लिखने में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। विशेष की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले बात करें तो खड़ी बोली है, दूसरी बात करें तो प्रयोगवादी काव्य धारा है, तीसरी बात करें तो यहाँ पर बिंबों का प्रयोग हुआ है, तो भाषा है वो बिंबात्मक है, और चौथी बात करें तो भाषा की जो चित्र शैली है वो चित्रात्मक है। तो ये 4-5 बातें आप विशेष में लिख देंगे तो पर्याप्त है। उम्मीद करता हूँ इस कविता का भावार्थ आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आया होगा, और जाते जाते अंत में आपसे ये अपेक्षा रखूँगा
कि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और इस चैनल के लिंक को अधिक से अधिक शेयर करके अपने इस परिवार को और अधिक विस्तार देंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।